दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में द केमिस्ट क्लब। हमारा जो आज का जो टॉपिक है वो कंडक्टेंस पे है। जैसा कि आप जानते हैं अभी हमारा कंडक्टेंस का चैप्टर चल ही रहा है। तो 12th क्लास के कुछ बच्चे हैं, उनकी मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी कि मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर एक वीडियो बनाऊं। बट जैसा कि आप जानते हैं कि अभी मेरा कंडक्टेंस का चैप्टर चल रहा है, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि इसी में ही मैं 12th के जो कंडक्टेंस के जो छोटे मोटे इलेक्ट्रो के जो टॉपिक्स हैं वो मैं इसमें इंक्लूड करूँ। तो 12th क्लास के ही बुक से मैंने ये टॉपिक लिया है जो आपको कंडक्टेंस जो काम आने वाली है बाकी के एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में भी, जैसे कि आईआईटी जैम हो गया, गेट हो गया, नेट हो गया। और 12th के बच्चों के लिए भी ये वीडियो उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। तो जैसा कि टॉपिक आप देख रहे हैं, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस। इलेक्ट्रोलाइट के बारे में मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोलाइट्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो पानी में डालते ही या किसी भी सोल्यूशन में डालते ही अब डिस्पर्स हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं अपने आयंस में। तो पहला जो मेरा पॉइंट है वो ये है कि कंडक्टेंस किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। ठीक है, और मैं यहाँ पर बेसिकली वो कंडक्टेंस की बात कर रही हूँ जो मेटालिक कंडक्टेंस है। ठीक है, दो तरीके की कंडक्टेंस मैंने आपको बताई थी। एक मेटालिक कंडक्टेंस जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस भी बोलते हैं, और एक होती है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। ठीक है, तो बेसिकली मैं अभी बताने जा रही हूँ कि जो मेटालिक कंडक्टेंस है वो किस पर डिपेंड करती है। तो सबसे पहला तो होता है नेचर और स्ट्रक्चर ऑफ द मेटल। उसका क्या नेचर है, उसकी बनावट कैसी है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि मेटल्स जो होते हैं उनमें कुछ बैंड गैप्स के बारे में हम पढ़ते हैं, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड। तो हम लोग उसमें देखते हैं कि उस पर्टिकुलर मेटल का नेचर कैसा है। बहुत अच्छा, कुछ कुछ मेटल्स होते हैं जो बहुत अच्छे कंडक्ट करते हैं, कुछ कुछ जो होते हैं जो वीकली कंडक्टिंग होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से हमारा जो होता है टॉपिक वो थोड़ा चेंज हो जाता है। फिर उसके बाद आता है नंबर ऑफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जितने ज़्यादा फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उतनी ज़्यादा कंडक्टेंस होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स एक तरीके के ना चार्ज कैरियर की तरह काम करते हैं। बेसिकली ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये चार्ज कैरियर का काम करते हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है। अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगी तो मेरी कंडक्टेंस जो है वो डिक्रीज़ होगी। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और मैं आपको बताना चाहूँगी ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप जानते हैं कि जब मैं टेम्परेचर को बढ़ाती हूँ तो उससे क्या होता है, मेरे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से उनका मोशन और रैंडम होता है। तो मेरा जो कंडक्टेंस होगा वो तभी बहुत ज़्यादा होगा जब मेरे मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स की जो डायरेक्शन होगी वो एक ही होगी, मतलब सारे इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही मैं टेम्परेचर बढ़ाती हूँ तो मेरे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी डायरेक्शन रैंडम हो जाती है। तो क्या होता है कि इससे मेरे इलेक्ट्रॉन्स रैंडम, कोई इधर जा रहा है तो कोई इधर जा रहा है, तो कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। तो ये नेट मूवमेंट जो होती है वो उनकी कम हो जाती है। ठीक है, इस वजह से मेरा जो रिजल्टेंट कंडक्टेंस है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट आता है हमारी कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है। बेसिकली ये भी फर्दर फैक्टर्स हैं, जैसे मेरा मटेरियल का नेचर क्या है और मैं उस पर्टिकुलर मटेरियल की किस टेम्परेचर प्रेशर पे कंडक्टिविटी को चेक कर रही हूँ, वो भी बहुत मायने रखता है। आगे मैं बात करती हूँ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस के कंडक्टेंस की। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि मेरा इलेक्ट्रोलाइट कैसा है, इसमें आप बता सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग है या वीक है। अगर मेरा इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग है तो उस केस में मेरी जो कंडक्टेंस होगी वो बहुत अच्छी होगी, कंडक्टिविटी भी फर्दर अच्छी होगी। ठीक है, और मेरे आयंस का साइज़ क्या है, क्योंकि मेरे आयंस के साइज़ पे डिपेंड करता है कि मेरा, अगर मेरे आयंस बहुत बड़े होंगे, ठीक है, तो बहुत बड़े होने से क्या होगा, एक मोबिलिटी डिफरेंस क्रिएट होगा, उनका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड में फ़र्क आएगा। वो बड़े होंगे तो वो धीरे से धीरे चलेंगे। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर थोड़ा फ़र्क पड़ जाता है। नेक्स्ट आता है सॉल्वेंट नेचर और विस्कोसिटी। अगर मेरा सॉल्वेंट बहुत विस्कस होगा, मोटा होगा, थिक होगा, तो उसमें मेरे आयंस फ्री मूव नहीं कर पाएंगे। तो विस्कोसिटी और कंडक्टेंस ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। विस्कोसिटी ज़्यादा होगी तो कंडक्टेंस कम होगी।
नेक्स्ट आता है टेम्परेचर। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर टेम्परेचर मेरा बहुत अच्छा रोल प्ले करता है कंडक्टेंस को बढ़ाने में। जैसे जैसे मेरा टेम्परेचर बढ़ेगा मेरी कंडक्टेंस बढ़ेगी। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब मैं टेम्परेचर बढ़ाती हूँ तो उससे क्या होता है, जितनी भी फोर्सेस होती हैं वो ब्रेक होती हैं। और ब्रेक होने से क्या होता है कि मेरे जो आयंस होते हैं वो फ्रीली मूव करते हैं और उनमें कोई भी तरीके की डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होती है। और वो जितने जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाती हूँ तो वो इस चीज़ में भी मदद करता है कि जो बाकी की जो फोर्सेस हैं जो मेरे आयंस को जैसे पकड़ के रखी हैं, होल्ड करके रखी हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन हो गया, ये कई बार क्या करते हैं हमारे आयंस को बहुत अच्छे से होल्ड करके रखता है, पकड़ के रखता है, तो इसको भी तोड़ने के काम आती है। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि जो वाटर होता है वो भी एक पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है, वो भी एक कंडक्टर होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक सेल्फ आयोनाइजेशन, जिसको हम ऑटो आयोनाइजेशन भी बोलते हैं, वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें वो ओ एच आयंस और एच प्लस आयंस में कन्वर्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जो है वो बेसिकली लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर मेरी एक तार है जो लंबी है, और तो उस केस में जो मेरा रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा होगा। अगर एरिया ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस मेरा कम होगा। रेजिस्टिविटी जो है ये भी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है मटेरियल की, मटेरियल के साथ ये बदलती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा आज का ये टॉपिक। बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए, एंड थैंक यू। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।